11 सितंबर 2001 मंगलवार की सुबह फ्लाइट 11 निकली थी लॉस एंजलिस के लिए, लेकिन 8:26 पर फ्लाइट ने 100 डिग्री का टर्न लिया और मुड़ गई न्यूयॉर्क की तरफ। और देखते ही देखते कंट्रोल रूम में मच गया हंगामा। कंट्रोल रूम को अचानक सुनाई दी एक आवाज जो फ्लाइट नंबर 11 के कॉकपिट से आ रही थी। कोई आदमी जोर जोर से चीख रहा था, कोई हिलेगा नहीं, हम वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, खामोश बैठे रहिए तो आप ठीक रहेंगे। मतलब साफ था, फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद न्यूयॉर्क की तरफ तेजी से बढ़ रही फ्लाइट 11 की फ्लाइट अटेंडेंट एमी स्वीनी ने एयरफोन पर बताया कि उनकी फ्लाइट तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। एमी की आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। हमारी फ्लाइट काफी नीचे उड़ रही है, हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। हे भगवान, हम बहुत ही ज्यादा नीचे। एमी अपनी बात पूरी तक नहीं कर पाई। एक तेज आवाज आई और उसके बाद एमी का फोन कट गया। लेकिन उसके बाद दुनिया भर ने देखा मौत का, तबाही का वो भयानक मंजर। वक्त 8:46। 9/11 2001 की सुबह। इस मिनट सब कुछ बदल गया और सिर्फ फ्लाइट नंबर 11 का ही हाईजैक नहीं हुआ था, 3 और अमेरिकी विमानों को हाईजैक कर अमेरिका पर कहर बरसाया गया। निशाना सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं था, निशाना सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं था, निशाना वॉशिंगटन में पेंटागन भी था। हजारों लोगों की जान चली गई उस दिन। दुनिया का इतिहास, अमेरिका का इतिहास 2 भागों में बट गया। एक 9/11 से पहले की दुनिया, एक 9/11 के बाद की दुनिया। और आज हम खड़े हैं न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ग्राउंड जीरो के ठीक सामने, जो उस ऐतिहासिक मंजर का गवाह रहा है, तबाही के उस मंजर का जो गवाह रहा है। आज से ठीक 10 साल पहले 9/11 की सुबह, हमले से पहले और हमले के बाद के उन 102 मिनटों में आखिर हुआ क्या था, कैसे बीते थे तबाही के वो पल। एक एक पल की कहानी, एक एक पल की दास्तान। उन 102 मिनट में कैसे रची गई थी साजिश, कहां थे साजिश के तार, क्या क्या हुआ था, एक एक पल में सब सुनाएंगे आपको, सब दिखाएंगे आपको। 102 मिनट जिन्होंने बदल दी दुनिया। दुनिया जो बदलना शुरू हुई 8:46 पर। यही होता था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर। 8:46 पर फ्लाइट 11 सबसे पहले नॉर्थ टावर से ही टकराई थी। सुबह 8:46, 8:46। सितंबर को सुबह तकरीबन 6 बजे पोर्टलैंड हवाई अड्डे से बोस्टन जाने वाली फ्लाइट ने रोज की तरह नियत समय पर ही अपनी उड़ान भरी। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर उस समय 2 ऐसे मुसाफिर मौजूद थे जो पूरे अमेरिका भर में अगले 2 घंटों में कहर बरपाने वाले थे। इन 2 मुसाफिरों के नाम थे मोहम्मद अता और अब्दुल अजीज अल ओमरी। करीब 45 मिनट में अता और अल ओमरी की फ्लाइट बोस्टन पहुंच गई। यहां से उन्हें एक और फ्लाइट में सवार होना था। यह फ्लाइट थी बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11। मोहम्मद अता और अब्दुल अजीज अल ओमरी फ्लाइट नंबर 11 में बैठ चुके थे और इसी फ्लाइट में उनके 3 और साथी मौजूद थे जो इन दोनों से पहले बॉस्टन में पहुंच चुके थे। 7:59 पर, ठीक 7:59 पर यूनाइटेड फ्लाइट 11 ने उड़ान भरी बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए। लेकिन फ्लाइट में सवार 86 मुसाफिर इस बात से बेखबर थे कि फ्लाइट में उनके साथ हाईजैकर्स भी सवार हो चुके हैं और ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होने वाली है।
उधर बॉस्टन से उड़ी फ्लाइट नंबर 11 से दूर नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर 93 उड़ान भरने का इंतजार कर रही थी। इस फ्लाइट में 37 यात्रियों के साथ थे 60 क्रू मेंबर्स और इन सब की मंजिल थी सैन फ्रांसिस्को। लेकिन इस फ्लाइट में सवार थे आतंकी जो तबाही फैलाने के इरादे से वहां पर मौजूद थे। इसी बीच यूनाइटेड एयरलाइंस की एक और फ्लाइट यूनाइटेड 175 ने बोस्टन हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन एयरपोर्ट की सारी सुरक्षा को पार करके यूनाइटेड 175 में भी सवार हो चुके थे 5 हाईजैकर्स। यानी अब 3 फ्लाइट में हाईजैकर सवार थे, फ्लाइट 11, फ्लाइट 93 और फ्लाइट 175। बॉस्टन से उड़ान भरने के बाद 15 मिनट बाद तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्लाइट 11 का संपर्क रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यहां से फ्लाइट 11 का संपर्क रहा 15 मिनट बाद तक। आखिरी सामान्य संपर्क। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने निर्देश दिया फ्लाइट 11 को कि वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर रहे, लेकिन फ्लाइट 11 से कोई जवाब नहीं आया। ना कोई जवाब आया, न फ्लाइट 11 ने कोई निर्देश माना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी लगातार फ्लाइट 11 के कॉकपिट में संदेश भेज रहे थे, निर्देश दे रहे थे, लेकिन फ्लाइट 11 से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यह घटना पूरी तरह से असामान्य और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों के खिलाफ थी। अगले 5 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग फ्लाइट 11 से संपर्क करने की कोशिश में जुटे रहे। तभी फ्लाइट 11 में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने एयरफोन से कंट्रोल रूम में फोन किया। बेटी बदहवास थी। उसने बताया कि फ्लाइट में मौजूद 2 अटेंडेंट को किसी ने चाकू मार दिया है और फ्लाइट के कॉकपिट से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। ओके, मेरा नाम बेटी ओंग है। मैं फ्लाइट नंबर 11 में नंबर 3 हूँ। ओके। हमारे नंबर 1 को चाकू मार दिया गया है। हमारे पर्सन को भी चाकू मार दिया गया है। कोई नहीं जानता कि किसने किसे चाकू मारा है। बेटी बेहद घबराई हुई थी। उसने बताया कि विमान के बिजनेस क्लास में किसी ने एक यात्री को चाकू मार दिया है। उसने ये भी बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि विमान में किसी ने जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल किया है। बेटी के फोन से कंट्रोल रूम में हलचल मच गई, खलबली मच गई। फ्लाइट 11 अपने हवाई रूट से भटक चुकी थी। कंट्रोल रूम में मौजूदा अफसरों को अंदाजा होने लगा था कि फ्लाइट 11 हाईजैक हो चुकी है, लेकिन हाईजैकर्स के खतरनाक इरादे, उनके मंसूबों, इनकी जानकारी कंट्रोल रूम के अफसरों को कतई नहीं थी। वॉशिंगटन के डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 ने 58 यात्रियों के साथ उड़ान भरी, लेकिन इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स सवार थे। 9/11 की उस सुबह इस तरह 4 विमान हाईजैक हो चुके थे अमेरिकी आसमान में, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि इन 4 विमानों के जरिए कुछ ही मिनटों बाद अमेरिका पर तबाही बरसने वाली है। सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। फ्लाइट्स में हाईजैकर मौजूद थे, लेकिन तबाही की तरफ सबसे तेजी से बढ़ रही थी फ्लाइट नंबर 11। 8:21 इस फ्लाइट के कॉकपिट में किसी ने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल यानी वो सिग्नल जिससे कंट्रोल रूम को यह पता चलता है कि विमान कहां पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, विमान कौन सा है। वो ट्रांसपॉन्डर ही बंद हो गया तो कंट्रोल रूम के लिए बेहद मुश्किल हो गया फ्लाइट 11 पर नजर रखना। जैसे ही फ्लाइट 11 संपर्क से दूर जाने लगी, वैसे ही कंट्रोल रूम में खलबली मच गई। कंट्रोल रूम से अलर्ट मैसेज जारी होने की तैयारी हो ही रही थी कि अचानक फ्लाइट 11 के कॉकपिट से एक आवाज आती सुनाई दी। यह आवाज उस आतंकवादी मोहम्मद अता की थी जो उसी फ्लाइट में मौजूद था। हमारे पास कुछ प्लेन्स हैं, खामोश बैठे रहिए तो आप ठीक रहेंगे। हम वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अता ने कहा वी हैव सम प्लेन्स। प्लेन्स यानी एक विमान नहीं था, कई विमान थे। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, कोई कुछ जान पाता, अता की आवाज फिर गूंजी। इस बार अता ने धमकी दी कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो उस शख्स की जिंदगी और उस विमान दोनों को खत्म कर दिया जाएगा।
अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक अदद धमकी देना चाहता था फ्लाइट में बैठे तमाम यात्रियों को, लेकिन गलती से उसने कंट्रोल रूम का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी आवाज वहां पर सुनाई दी और रिकॉर्ड भी हो गई। कंट्रोल रूम में बैठा हर शख्स किसी भयानक हादसे के अंदेशे से घबराया हुआ था। सभी फ्लाइट कंट्रोल सेंटर्स को फ्लाइट 11 के हाईजैक होने की जानकारी दे दी गई। अब इंतजार था मिलिट्री हेल्प का, क्योंकि वही विमान हाईजैक के संकट में मदद कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता, फ्लाइट 11 ने एक अचानक से 100 डिग्री का मोड़ लिया। फ्लाइट लॉस एंजलिस जा रही थी, मुड़कर पहुंच गई न्यूयॉर्क की तरफ। और कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट 11 के कॉकपिट से तीसरी बार एक आवाज सुनाई दी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हम एयरपोर्ट वापस जा रहे हैं और कोई भी बेवकूफी भरी हरकत मत करना। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। अब तक किसी को ये पता नहीं था कि हाईजैकर्स का इरादा क्या है। कुछ ही मिनटों में अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट एयर डिफेंस सेक्टर यानी नियाट्स को फ्लाइट 11 के हाईजैक होने की खबर दी गई और उससे कहा गया कि फौरन मिलिट्री हेल्प की जरूरत है। एक हाईजैक एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क की तरफ आ रहा है। हमें आप लोगों की मदद चाहिए। हमें हालात से निपटने के लिए कुछ F-16 फाइटर प्लेन्स की जरूरत है। ऐसा सच में हुआ है या ये कोई रिहर्सल एक्सरसाइज है? ये कोई रिहर्सल एक्सरसाइज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा वाकई हो गया है। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। इस जानकारी के फौरन बाद हाईजैक से निपटने के लिए आनन फानन में 2 F-15 फाइटर पायलट्स अपनी तैयारी में जुट गए। लेकिन हाईजैकर्स से संपर्क कैसे साबित करना था? कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट चुका था। कंट्रोल रूम से उनका कोई संपर्क नहीं था। हाईजैकर्स चाहते क्या हैं? हाईजैकर्स विमान को कहां ले जा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब फिलहाल नहीं थे। उनसे निपटने की तैयारी में सब जूझ ही रहे थे कि एक और खबर आई कि बॉस्टन से उड़ी यूनाइटेड की फ्लाइट 175 उसका भी ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया है। यानी उसका भी कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है। यानी भयानक मुसीबतें आ रही थी और एक साथ आ रही थी। और अगले ही मिनट नोराड को यह सूचना कंट्रोल रूम की तरफ से मिल चुकी थी कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो चुकी है। यानी तबाही में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे। तबाही में इतने में एमी स्विनी, एयर अटेंडेंट फ्लाइट 11 की, उसने अपने एयरफोन से फोन किया। वो बदहवास थी। उसने अमेरिकन एयरलाइंस के बॉस्टन दफ्तर में फोन किया। उसकी आवाज लहरा रही थी। उसने कहा कि हम नीचे जा रहे हैं। उसने कहा कि हमें इमारतें बहुत करीब से दिख रही हैं। उसकी आवाज में दहशत साफ नजर आ रही थी। एमी ने बताया कि विमान इतनी नीचे आ चुका है कि उसे सारी इमारतें बेहद करीब नजर आ रही हैं। ये वो पल थे जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेहद करीब आ चुकी थी। ये वो पल थे जो आखिरी पल थे एमी के और इस फ्लाइट में सवार तमाम यात्रियों की जिंदगी के। हमारी फ्लाइट काफी नीचे उड़ रही है। हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। हे भगवान, हम बहुत ही ज्यादा नीचे। लेकिन एमी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उसका फोन कट गया। 8:46 पर एक बहुत तेज आवाज के साथ उसका फोन कट गया, क्योंकि फ्लाइट 11 490 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में, वो नॉर्थ टावर जो यहाँ हुआ करता था, उससे टकरा चुकी थी। 93वीं से 99वीं मंजिल तहस नहस हो चुकी थी। 20,000 गैलन तेल था, जेट फ्यूल था उस विमान में। जैसे ही विमान टकराया, भयानक आग लग चुकी थी नॉर्थ टावर में जो यही हुआ करता था। मौत की दहशत के बीच 93वीं मंजिल और ऊपर की मंजिलों में आग और मलबे में फंसे लोग इस उम्मीद में नीचे कूदने लगे कि शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद कोई भी बच नहीं पाया। इस हादसे के कुछ पलों तक लोग सन्न थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो हकीकत है या सपना। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो हादसा है या एक हमला। I was on the 36th floor of Building 1, and all of a sudden it was like an earthquake. Just shook, the building was shaking. Then I saw chunks of debris just falling down because I was close to the window. It was unbelievable. I don't know if everybody's okay or not, but it looks like a mess up there. Just a moment, we got an explosion inside. लेकिन 9/11 की सुबह फ्लाइट 11 की नॉर्थ टावर से हुई टक्कर तो बस एक शुरुआत की तबाही की। आसमान में उड़ रहे हाईजैक विमानों के जरिए अगले कुछ मिनटों में तबाही और बर्बादी अमेरिका पर बरसने वाली है।
नॉर्थ टावर पर हुए हादसे को लोग अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए थे कि तभी लॉस एंजलिस जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 ने भी अपना रास्ता बदल दिया। फ्लाइट नंबर 11 की कहानी दोहरा रही थी फ्लाइट नंबर 175। और इसी वक्त सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड एयरलाइंस के दफ्तर में फोन की घंटी बज उठी। फोन करने वाली थी फ्लाइट 175 की एक फ्लाइट अटेंडेंट। उसने बताया कि विमान के दोनों पायलट्स को मार दिया गया है, एक फ्लाइट अटेंडेंट को चाकू लगा है और प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके बाद फोन कट गया। सारी नजरें अब फ्लाइट 175 पर लग गई। अनहोनी की आशंका से फ्लाइट कंट्रोल सेंटर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से फ्लाइट को टकराए 5 मिनट, पूरे 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तक अभी तक इस हादसे की कोई खबर पहुंची नहीं थी। बुश उस समय फ्लोरिडा में थे। एमा ई बुकर एलिमेंट्री स्कूल में अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक स्कूल के बच्चों के बीच उनका एक कार्यक्रम था। उधर WTC के नॉर्थ टावर में आग बढ़ती जा रही थी। कुछ बचाव दल मदद के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान दूसरे टावर्स में मची भगदड़ को रोकने के लिए साउथ टावर में मौजूद अधिकारियों ने पूरी बिल्डिंग में लगे स्पीकर सिस्टम पर ऐलान करवाया कि बाकी की इमारत सुरक्षित है और लोग अपने अपने ऑफिस में शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन इस बात को ज्यादातर लोगों ने अनसुना कर दिया और WTC से बाहर निकलने की भगदड़ जारी रही। राष्ट्रपति बुश को WTC पर हुए हादसे की पहली खबर मिली हादसे से कोई 10 मिनट बाद। उन्होंने फौरन व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलिसा राइस को फोन पर बात की। कोंडोलिसा राइस ने फोन पर राष्ट्रपति को बताया कि यात्रियों से भरा एक विमान WTC के नॉर्थ टावर से टकरा गया है और इससे ज्यादा जानकारी अभी उन्हें भी नहीं मिल पाई है। यहीं जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर थे WTC के दो टावर, नॉर्थ टावर और साउथ टावर। नॉर्थ टावर को फ्लाइट 11 तबाह कर चुकी थी। फ्लाइट 175 में हाईजैकर्स ने कत्लेआम मचा हुआ था। इतने में आई तीसरी बड़ी खबर कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 का भी ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया है। उसका तो रडार से भी संपर्क टूट गया। पता ही नहीं चल पा रहा था कि फ्लाइट जा कहां रही है। उधर लॉस एंजलिस से जाने वाली फ्लाइट 175 जिसने कुछ मिनट पहले अपना रास्ता बदला था, वो तेजी से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तो क्या अब तबाही की अगली मंजिल न्यूयॉर्क ही थी? उसी फ्लाइट में बैठे यात्री पीटर ने अपने फादर को फोन किया, अपने पिता को फोन किया, एयरफोन से फोन किया और कहा कि हाईजैक हो चुका है प्लेन। उसने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को चाकू मार दिया है। हाईजैकर्स के पास चाकू, उनके पास एक स्प्रे है जो जहरीला है और वो कह रहे हैं कि उनके पास बम भी है। पीटर ने यह भी बताया कि हवाई जहाज एक झटके से नीचे जा रहा है और यात्रियों की हालत खराब है, बेहद खराब है। अंत में पीटर ने कहा कि अगर कोई अनहोनी हुई तो सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स एक साथ आई इतनी बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए शायद तैयार नहीं। हंगामा मच गया, हंगामा। ATC कमांड सेंटर्स को तमाम हाईजैक फ्लाइट्स की जानकारी दी गई और ये भी कहा गया कि इस संकट से निपटने के लिए फौरन मिलिट्री की मदद की जरूरत है। लेकिन किसी भी मदद से पहले अनहोनी अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच चुकी थी कि उसे रोक पाना अब असंभव, लगभग असंभव था। मेरे पीछे वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, बेहद पास, फ्लाइट 175 पहुंच चुकी थी। नॉर्थ टावर तबाह हो चुका था। नॉर्थ टावर की तबाही की तस्वीरें टीवी कैमरों में कैद हो रही थी कि तभी देखा गया कि फ्लाइट 175 बढ़ रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में तबाही की तरफ आगे बढ़ती हुई घुस गई फ्लाइट 175। फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में घुसी, 77वीं और 50वीं मंजिल को तहस नहस करती हुई। इतना ही नहीं, विमान की रफ्तार इतनी तेज थी कि विमान में एक भी शख्स जिंदा नहीं बच पाया। अब ये साफ हो चुका था, अब किसी को शक नहीं था कि एक हमला, एक आतंकवादी हमला, अमेरिका पर हमला, दुनिया पर सबसे बड़ा हमला। यहाँ पर इस सब जगह पर चीख पुकार मची हुई थी, धूल ही धूल थी। लोग दुआएं कर रहे थे, लोग चीख रहे थे, लोग सलामती की दुआएं कर रहे थे अपनों के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उन टावर्स में मौजूद थे और दुनिया देख रही थी ये हमला टीवी स्क्रीन्स पर लाइव। दुनिया सन्न
Yes, I think that there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act. अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर लगी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद बोस्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अपने हवाई अड्डों से उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स की उड़ान रोक दी। अब तक हमले की गूंज राष्ट्रपति बुश तक भी पहुंच चुकी थी। वो यहाँ व्हाइट हाउस में नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस में हंगामा मच गया था। वो फ्लोरिडा में थे। बुकर एलिमेंट्री स्कूल में छात्रों से बातचीत कर रहे थे। उनको बता दिया गया कि दूसरा विमान भी टकरा गया है साउथ टावर से। WTC के साउथ टावर से दूसरा विमान टकरा गया है, यानी ये अमेरिका पर आतंकवादी हमला। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कमांडो राष्ट्रपति बुश को स्कूल के पास ही एक सुरक्षित स्थान पर ले गए और वहीं राष्ट्रपति बुश ने पहली बार टेलीविजन पर इस भयंकर हादसे की लाइव तस्वीरें देखी। वहीं से उन्होंने फोन पर बात की उपराष्ट्रपति डिक चेनी से, कोंडोलीजा राइस से, जो उस समय व्हाइट हाउस में ही मौजूद थी। इसके अलावा उनकी बात हुई न्यूयॉर्क के गवर्नर से और FBI के डायरेक्टर से। फोन पर ही एक इमरजेंसी मीटिंग थी जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मीटिंग के बाद अगले आदेश तक देश भर में हवाई उड़ानों के टेक ऑफ पर फौरन रोक लगा दी गई। लेकिन वो फ्लाइट्स जिनके जरिए हाईजैकर अमेरिका में और ज्यादा तबाही मचाने वाले थे, वो तो कुछ देर पहले ही उड़ान भर चुकी थी। इनमें से 2 फ्लाइट्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स को तहस नहस कर चुकी थी, हजारों जिंदगियां ले चुकी थी, और बाकी 2 फ्लाइट जिनमें हाईजैकर मौजूद थे, वो अपने अपने निशाने की तरफ और ज्यादा बर्बादी मचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। अभी ऐसी 2 फ्लाइट्स बाकी थी। 2 फ्लाइट्स बाकी थी जो अमेरिकी आसमान के जरिए अमेरिका पर कहर बरपाने वाली थी। फ्लाइट 77 और यूनाइटेड की फ्लाइट 93। करीब 9:30 बजे फ्लाइट 93 के कॉकपिट के माइक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चीखों की आवाजें सुनाई दी। साफ हो गया था कि हाईजैकर्स यूनाइटेड की फ्लाइट 93 के कॉकपिट में घुस चुके हैं और फ्लाइट 93 पर भी हाईजैकर्स का कब्जा हो चुका है। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 में हंगामा बरपा हुआ था और इस हंगामे से दूर फ्लोरिडा में मौजूद थे राष्ट्रपति बुश एलिमेंट्री स्कूल में, और वहीं से उन्होंने पहली बार इस हादसे पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, वी आर हैविंग ए नेशनल ट्रेजेडी, यानी एक राष्ट्रीय संकट की घड़ी है और वो फौरन से पेशतर अगली कार्रवाई के लिए यहाँ वाशिंगटन इस व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को फ्लाइट नंबर 93 के हाईजैक होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। सुबह 9:32 पर फ्लाइट नंबर 93 से ही एक और रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई देता है, जिसमें से आवाज आ रही थी, सभी लोग खामोश होकर बैठ जाओ, हमारे पास बम है। फ्लाइट 93 के अलावा एक और विमान फ्लाइट 77 में भी आतंक जारी था। ठीक उसी वक्त व्हाइट हाउस के सीक्रेट सर्विस में एक फोन आया। ये फोन था रीगल नेशनल एयरपोर्ट के एक कर्मचारी का। उसने बताया कि फ्लाइट नंबर 77 बड़ी तेजी से व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रही है और इस विमान से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। फ्लाइट 77 वाशिंगटन की तरफ बढ़ रही है, वाशिंगटन की तरफ आ रही है फ्लाइट 77। ये खतरनाक खबर आई तो व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि व्हाइट हाउस में मौजूद थे उपराष्ट्रपति डिक चेनी। उनको सुरक्षा कर्मियों ने, सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने अपने हाथों से महफूज अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचाया। इतने में खबर आई कि फ्लाइट 77 ने फिर अपना रास्ता बदल लिया। उधर देश पर आए इस खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रपति बुश स्कूल से निकलकर सारासोटा ब्रेंडनटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां पर उनका इंतजार कर रहा था एयरफोर्स 1। राष्ट्रपति बुश जल्दी से जल्दी वापस वॉशिंगटन पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही भयानक इरादे के साथ पहुंच चुकी थी एक और फ्लाइट। राष्ट्रपति के उड़ान भरने से पहले ही, उनके उड़ान भरने से पहले ही तीसरी हाईजैक हुई फ्लाइट भी अपने निशाने पर पहुंच गई थी। फ्लाइट 77 क्रैश हुई थी जाकर वॉशिंगटन के पेंटागन में। सुरक्षा विभाग का मुख्यालय, अमेरिकी सुरक्षा का गढ़ पेंटागन, वहां पर क्रैश हुई थी तीसरी हाईजैक हुई फ्लाइट 77। पश्चिमी भाग में पेंटागन के प्लेन क्रैश हुआ और वहां भीषण आग लग गई। ये तीसरा हमला था। पेंटागन में फ्लाइट 77 क्रैश कर गई थी। पेंटागन की बिल्डिंग में आग लग गई थी फ्लाइट के क्रैश करते ही, और फ्लाइट में मौजूद 60 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी और साथ में जान गई 125 कर्मचारियों की पेंटागन। पेंटागन में हुए इस भयानक हमले के बाद आनन फानन में व्हाइट हाउस और इस कैपिटल हिल को भी खाली करवा लिया गया, क्योंकि सीक्रेट सर्विसेज को यह डर था कि ये दोनों इमारतें भी ऐसे ही किसी हवाई हमले का शिकार हो सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। सभी विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई और जिन विमानों ने उड़ान भर ली थी उन्हें तुरंत किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने के आदेश दे दिए गए। सिर्फ मिलिट्री और मेडिकल फ्लाइट्स को ही उड़ान भरने की इजाजत थी।
राष्ट्रपति बुश को लेकर एयरफोर्स वन ने सारासोटा ब्रेंडेंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उन्हें लगातार फोन पर पल पल की जानकारी दी जा रही थी। 3 फ्लाइट्स तबाही मचाकर 3 अलग अलग जगह पर क्रैश हो चुकी थी, जबकि चौथी फ्लाइट यानी फ्लाइट 93 अपने ठिकाने की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। फ्लाइट 93 में मौजूद एक यात्री ने एयरफोन के जरिए अपने घर संपर्क किया तो उसे पता चला इस भयंकर हादसे के बारे में। यात्रियों में दहशत मच गई। उन्हें साफ साफ आभास हो गया कि उनकी इस फ्लाइट का भी वही अंजाम होना है जो बाकी की 2 फ्लाइट्स का हुआ है। और फिर फ्लाइट 93 के यात्रियों ने फैसला किया कि वो अपनी इस फ्लाइट को अमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं बनने देंगे, बल्कि हाईजैकर्स का डटकर मुकाबला करेंगे। तूफान की तरह तेजी से बढ़ रही थी फ्लाइट 93 अपने अंजाम की तरफ। उसमें बैठे मुसाफिरों ने फैसला कर लिया था हाईजैकर्स से मुकाबला करने का। ये मौत की तरफ बढ़ते हुए मुसाफिरों की अपनी जिंदगी के लिए जंग थी। उधर यहां पर ग्राउंड जीरो पर जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ये 2 टावर हुआ करते थे, यहां पर कई बचाव दल पहुंच गए थे, लेकिन लोग इतनी ऊंची ऊंची मंजिलों पर थे कि उनको बचाना इन बचाव दलों के लिए मुमकिन नहीं था। लोग गिरे जा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, अफरा तफरी मची हुई थी। इतने में क्या हुआ? इतने में साउथ टावर जो इस जगह पर हुआ करता था, यहां पर साउथ टावर हुआ करता था, वो भर कर नीचे गिर गया। मलबे और धूल से, धुएं से ये पूरा इलाका भर गया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था यहां पर ग्राउंड जीरो पर उस वक्त। फ्लाइट नंबर 93 में मौजूद यात्री जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उन्होंने पैसेंजर एरिया में मौजूद हाईजैकर्स को अपने काबू में कर लिया था। अब इन यात्रियों के निशाने पर थे कॉकपिट में मौजूद वो हाईजैकर्स जिन्होंने विमान को अपने कंट्रोल में कर रखा था। बेहद बहादुरी के साथ अब ये यात्री पहुंच गए थे कॉकपिट के दरवाजे तक। यात्रियों की इस बहादुरी के सामने हाईजैकर्स को अपनी हार सामने नजर आ रही थी। उन्हें अंदाजा हो चला था कि अब वो इस फ्लाइट को अपने तयशुदा निशाने तक नहीं ले जा पाएंगे, और इसी पल उन्होंने किया एक भयानक फैसला फ्लाइट 93 को उसी जगह क्रैश करने का। 9/11 की उस सुबह ये चौथी फ्लाइट यानी फ्लाइट 93 ये कैपिटल से 200 किलोमीटर दूर, वॉशिंगटन की कैपिटल से 200 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया के मैदान में जाकर क्रैश हुई। निशाना या तो ये कैपिटल हिल थी या यहां से कुछ ही दूर व्हाइट हाउस। सवा सौ साल से ये लिबर्टी की मूरत गवा रही है अमेरिका की ताकत बनने का। मैनहट्टन चढ़ता गया, न्यूयॉर्क बनता गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखता गया। उस रोज भी लिबर्टी की मूरत ने देखा कैसे 3000 मासूमों की जान गई, कैसे उन 4 विमानों में 19 हाईजैकर्स ने कहर बरपाया, उनकी भी जान गई। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं और मेरे पीछे ये एक नई इमारत फ्रीडम टावर बन रही है। लेकिन अगर उस सुबह की याद करें तो 4 फ्लाइट क्रैश होकर खत्म हो गई थी, और उसके साथ खत्म हो गई थी हजारों जिंदगियां। उन हजारों जिंदगियों से जुड़े सपने, उन हजारों जिंदगियों से जुड़ी उम्मीदें, अरमान, आशाएं, सब कुछ खत्म हो गया था। लोग भाग दौड़ रहे थे, बदहवास लोग भाग दौड़ रहे थे इधर से उधर, इस उम्मीद में कि शायद इस तबाही में उनका कोई अपना बच गया। Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. उसी रात राष्ट्रपति बुश ने अपनी जर्नल में लिखा, The Pearl Harbor of 21st century took place today. We think it's Osama bin Laden. यानी आज 21वीं सदी का पर्ल हार्बर हुआ और हमें लगता है इसके पीछे ओसामा बिन लादेन है। 9/11 के 10 साल बाद 2 मई 2011 को अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और आतंकी संगठन अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया। ओसामा इस्लामाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर एबटाबाद में छिपा हुआ था। ओसामा को अमेरिकन नेवी के खास सील कमांडो दस्ते ने एक स्पेशल ऑपरेशन कर मौत के घाट उतार दिया। जब 9/11 का जिक्र आएगा
उससे पहले की दुनिया और बाद की दुनिया के बीच के वो 102 मिनट कोई भूल नहीं पाएगा। तबाही में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे, तबाही में। इतने में एमी स्विनी, एयर अटेंडेंट फ्लाइट 11 की, उसने अपने एयरफोन से फोन किया। वो बदहवास थी। उसने अमेरिकन एयरलाइंस के बॉस्टन दफ्तर में फोन किया। उसकी आवाज लहरा रही थी। उसने कहा कि हम नीचे जा रहे हैं। उसने कहा कि हमें इमारतें बहुत करीब से दिख रही हैं। उसकी आवाज में दहशत साफ नजर आ रही थी। एमी ने बताया कि विमान इतनी नीचे आ चुका है कि उसे सारी इमारतें बेहद करीब नजर आ रही हैं। ये वो पल थे जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेहद करीब आ चुकी थी। ये वो पल थे जो आखिरी पल थे एमी के और इस फ्लाइट में सवार तमाम यात्रियों की जिंदगी के। हमारी फ्लाइट काफी नीचे उड़ रही है। हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। हे भगवान, हम बहुत ही ज्यादा नीचे। लेकिन एमी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उसका फोन कट गया। 8:46 पर एक बहुत तेज आवाज के साथ उसका फोन कट गया क्योंकि फ्लाइट 11 490 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में, वो नॉर्थ टावर जो यहाँ हुआ करता था, उससे टकरा चुकी थी। 93वीं से 99वीं मंजिल तहस नहस हो चुकी थी। 20,000 गैलन तेल था, जेट फ्यूल था उस विमान में। जैसे ही विमान टकराया, भयानक आग लग चुकी थी नॉर्थ टावर में जो यही हुआ करता था। मौत की दहशत के बीच 93वीं मंजिल और ऊपर की मंजिलों में आग और मलबे में फंसे लोग इस उम्मीद में नीचे कूदने लगे कि शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद कोई भी बच नहीं पाया। इस हादसे के कुछ पलों तक लोग सन थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो हकीकत है या सपना। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो हादसा है या एक हमला। Just a moment, we got an explosion inside. लेकिन 9/11 की सुबह फ्लाइट 11 की नॉर्थ टावर से हुई टक्कर तो बस एक शुरुआत की तबाही की। आसमान में उड़ रहे हाईजैक विमानों के जरिए अगले कुछ मिनटों में तबाही और बर्बादी अमेरिका पर बरसने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।